कहते हैं आशा और विश्वास किसी भी कठिन परिस्थिति में जीवन को नया मोड़ दे सकते हैं। दोस्तों, आज सुनते हैं एक ऐसी ही कहानी जिसे विश्व साहित्य की एक अत्यंत मार्मिक और प्रेरणादायक कहानी कहा जाता है। कहानी का नाम है द लास्ट लीफ, जिसे लिखा है मशहूर अमेरिकन राइटर ओ हेनरी ने। इस कहानी में लेखक ने एक साधारण सी घटना के माध्यम से जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण और विश्वास की शक्ति को दर्शाया है। तो लीजिए सुनते हैं इसी कहानी का हिंदी अनुवाद। एक छोटे से शहर का वॉशिंगटन चौक था वह, जिसके पश्चिम में सड़कें टेढ़ी मेढ़ी हो गई थी और उन्होंने अपने आप को छोटी छोटी पट्टियों में तोड़ लिया था, जिन्हें लोग प्लेसेज कहते थे। ये प्लेसेज अजीब तरह के मोड़, घुमाव और कोण बनाते थे। एक सड़क अपने आप को ही एकाधिक बार काटती थी। कलाकारों ने इस जगह में बड़ी कीमती संभावनाएं खोजी थी। कोई दुकानदार अपना बिल लेकर किसी कलाकार की खोज में इस रास्ते पर चलते चलते अचानक खुद को लौटते हुए पाता, एक भी सेंट वसूल किए बिना। अपने भले की इसी असीम संभावनाओं को देखते हुए उस पुराने फैशन वाले ग्रीनविच गांव में कलाकार जल्दी ही सूंघते सूंघते आ पहुंचे। उत्तरी खिड़कियां, 18वीं शताब्दी वाली दीवारें, डग पर छत्तियां और कम किराया तो अतिरिक्त आकर्षण थे ही। उन्होंने छठी एवेन्यू से कुछ प्यूटर के मग और एक दो बर्तन खरीदे और एक कॉलोनी बन गई। एक छोटी 3 मंजिली मजबूत बिल्डिंग में सू और जॉन्सी का स्टूडियो था। जॉन्सी जोअन्ना का घरेलू संस्करण था। एक मेनी से थी, दूसरी कैलिफोर्निया से। वे 8वीं स्ट्रीट के एक डेल मैनिकोस में खाने की टेबल पर मिली थी और चित्रकला, चिकोरी सलाद और आस्तीनों के डिजाइन के बारे में उनकी पसंद इतनी एक सी निकली कि उनका एक संयुक्त स्टूडियो बन गया। यह मई था। नवंबर में एक ठंडा, अदृश्य अजनबी, जिसे डॉक्टर निमोनिया कहते थे, शहर में घूमने लगा। यहाँ वहां किसी किसी को अपनी बर्फीली उंगलियों से छूता हुआ। पूर्व की तरफ यह घुसपैठिया बड़े साहस से घूमता रहा, बहुत सारे लोगों पर वार करता हुआ। लेकिन प्लेसिड के संकरी और काइयों की भूल भुलैया में उसके पैर धीरे धीरे ही चल पा रहे थे। श्री निमोनिया वे नहीं थे जिन्हें आप कोई भला या सज्जन वृद्ध कह सके। एक छोटी सी महिला जिसका खून कैलिफोर्निया की पछिया हवाओं ने पहले ही पतला कर दिया हो, शायद ही इस लाल मुट्ठियों और धीमी सांस वाले बूढ़े मोर के लिए अच्छी शिकार थी। लेकिन जॉन्सी पर उसने वार किया और वह बिना हिले डुले पड़ी थी, अपने रंगे हुए लोहे वाले पलंग पर, छोटी डच खिड़कियों में से सामने वाले घर की कोरी दीवार को देखते हुए। एक दिन व्यस्त डॉक्टर ने सू को गलियारे में बुलाया। डॉक्टर के चिंतित चेहरे ने सू की चिंता और घनी कर दी। इसके बचने की उम्मीद कह सकते हैं 10 में से 1। वह अपने थर्मामीटर से पारा झाड़ते हुए बोला, और यह उम्मीद निर्भर करती है इसके खुद की जिंदा रहने की इच्छा पर। इस तरह से लोग हिम्मत हार जाते हैं कि उनके सामने सारी दवाएं बेवकूफी बनकर रह जाती हैं। तुम्हारी नन्ही लेडी ने अपना मन बना लिया है कि उसे ठीक नहीं होना है। पता नहीं उसके दिमाग में आखिर है क्या। वो कभी नेपल्स की खाड़ी की पेंटिंग बनाना चाहती थी। सू बोली, पेंटिंग? ना ना, क्या उसके दिमाग में कुछ ऐसा है जिसके बारे में दोबारा सोचा जा सके? जैसे कोई आदमी? कोई आदमी? सू बोली। उसके स्वर में तीखापन था। क्या कोई आदमी इस लायक भी? नहीं डॉक्टर, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तब फिर उसे कमजोरी है, डॉक्टर बोला। मैं अपनी तरफ से सारे उपाय करूंगा जो मैं कर सकता हूँ, लेकिन जब भी मेरी मरीज अपनी अंतिम यात्रा में शामिल होने वाली घड़ियां गिनने लगती है, तो मैं दवा की ठीक करने की शक्ति 50% घटा देता हूँ। यदि तुम उसे यह पूछने लायक बना दो कि इन जाड़ों में क्लोक की आस्तीनों का नया डिजाइन क्या होगा, तो मैं तुम्हें 10 में से 1 की बजाय
5 बजे एक की उम्मीद का वादा करता हूँ। जब डॉक्टर चला गया तो सू स्टूडियो के अंदर गई और रोते रोते उसने अपने आंसुओं से जापानी नैपकिन की लुप्ती बना दी। वह फिर हिम्मत जुटाकर अपने ड्राइंग बोर्ड के साथ रैप टाइम की धुन सीटी में बजाते हुए जॉन्सी के कमरे में घुसी। जॉन्सी बिस्तर में कोई भी हलचल किए बिना अपना मुंह खिड़की की तरफ किए पड़ी हुई थी। सू ने सीटी बजाना बंद कर दिया, यह सोचकर कि वह सोई हुई है। उसने अपना बोर्ड व्यवस्थित किया और एक पत्रिका के लिए स्केच बनाने लगी। नए युवा कलाकारों को कला तक पहुंचने का रास्ता उन पत्रिकाओं की कहानियों के लिए चित्र बनाकर ही तय करना चाहिए, जिनसे नए लेखक साहित्य में अपना रास्ता बनाते हैं। सू एक बड़ी नफीस घुड़सवारी वाली पैंट और रंगीन चश्मा बना रही थी, हीरो के चेहरे पर जो एक काउबॉय था। तभी उसने कई बार दोहराई गई एक धीमी आवाज सुनी। वह जल्दी से बिस्तर की तरफ गई। जॉन्सी की आंखें पूरी खुली हुई थी। वह खिड़की से बाहर देख रही थी और गिन रही थी उल्टी गिनती 12। वह बोली, फिर थोड़ी देर बाद 11, फिर 10, 9 और फिर 8 और 7, लगभग 7 7। सू ने बाहर देखा। आखिर वहां था क्या गिनने को? केवल एक खाली रूखा सूखा मैदान और ईंटों वाले मकान की कोरी दीवार की आधी ऊंचाई तक चढ़ी हुई एक पुरानी, बहुत पुरानी बेल, गांठों वाली, जिसकी जड़ें गली हुई थी। पतझड़ की ठंडी सांसों ने जिसकी पत्तियां झाड़ दी थी और कंकाल जैसी उसकी टहनियां ढहती ईंटों से चिपकी हुई थी। क्या है यह डियर? सू ने पूछा। 6। जॉन सी लगभग फुसफुसाती हुई बोली। वे अब जल्दी जल्दी गिर रहे हैं। 3 दिन पहले वहां करीब 100 थे, जिन्हें गिनने में मेरा सिर दुख जाता था, लेकिन अब ये आसान है। मैं एक और गया। अब बस 5 बचे। 5 क्या डियर? बताओ, अपनी सूडी को बताओ। पत्तियां उस बेल पर। जब अंतिम पत्ती गिर जाएगी तो मुझे भी जाना होगा। मैं ये 3 दिन से जानती हूँ। क्या डॉक्टर ने नहीं बताया तुम्हें? ओ, मैंने इतनी मूर्खतापूर्ण बात पहले कभी नहीं सुनी। सू ने फटकार के साथ शिकायत की। उस पुरानी बेल की पत्तियों से तुम्हारे ठीक होने का क्या संबंध है भला? और तुम क्या उस बेल से प्यार करती थी? शैतान लड़की, बेवकूफ मत बनो। आज सुबह डॉक्टर ने तुम्हारे जल्दी ही ठीक होने की उम्मीद के बारे में बताया था। सही सही उसने ये कहा था, उम्मीद 10 में से 1 है। यह उम्मीद तो उसी के बराबर है जब हम न्यूयॉर्क में टैक्सियों पर चलते हैं या किसी नई बिल्डिंग के बगल से गुजरते हैं। चलो, कुछ खा लो और सूडी को अपनी ड्राइंग के लिए वापस जाने दो, जिसे वह संपादक को बेचकर अपनी बीमार बच्ची के लिए कुछ पोर्ट वाइन खरीद सके और अपनी भूख मिटाने के लिए कुछ पार्ट जॉब। तुम्हें और वाइन लाने की जरूरत नहीं। अपनी आंखें खिड़की के बाहर स्थिर रखते हुए जॉन से बोली। ये एक और गया ना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। अब बस 4 पत्तियां। मैं अंधेरा होने के पहले अंतिम पत्ती गिरते देखना चाहती हूँ, तब मैं भी चली जाऊंगी। जॉन सी डियर, सू उसके ऊपर झुकते हुए बोली, क्या तुम अपनी आंखें बंद रखने और खिड़की से बाहर न देखने का वादा करोगी जब तक मैं काम खत्म न कर लूं? मुझे कल तक ये स्केच देने हैं। मुझे रोशनी चाहिए, नहीं तो मैं पर्दा गिरा देती। तुम दूसरे कमरे में नहीं बना सकती? जॉन सिंह ने ठंडेपन से पूछा। मैं तुम्हारे पास ही रहना चाहती हूँ, सू बोली। साथ ही मैं चाहूंगी कि तुम उन बेकार की पत्तियों को ना देखो। जब तुम्हारा काम हो जाए तो मुझे बता देना। जॉन सिंह ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा। वह सफेद पड़ी हुई थी और किसी लेटी हुई मूर्ति की तरह लग रही थी, क्योंकि मैं अंतिम वाले पत्ते को गिरता देखना चाहती हूँ। मैं इंतजार करते और सोचते सोचते थक चुकी हूँ। मैं सब चीजों से अपनी पकड़ ढीली कर देना चाहती हूँ और हवा में तैरते हुए गिर जाना चाहती हूँ, उन्हीं बेचारी पत्तियों में से एक की तरह। सोने की कोशिश करो, सू बोली। बूढ़े खनिक साधु के मॉडल के लिए मुझे बेरमन को बुलाना है।
एक मिनट भी नहीं लगेगा। जब तक मैं आ ना जाऊं तब तक हिलना भी नहीं। बूढ़ा बेरमन एक खपती चित्रकार था जो उनके नीचे वाली मंजिल पर रहता था। वह 60 पाठ कर चुका था। उसके बाल घुंघराले थे और चेहरे पर माइकल एंजेलो के चित्र मोजेस जैसी दाढ़ी थी। बेरमन कला में असफल रहा था। 40 साल से वह ब्रश घिस रहा था, बिना किसी सफलता के। वह हमेशा एक मास्टरपीस बनाने को कहा करता था, लेकिन उसकी शुरुआत अब तक तो हुई नहीं थी। कुछ सालों से उसने कुछ भी नहीं बनाया था, सिवाय यदा कदा यहाँ वहाँ विज्ञापनों के व्यवसाय में एक आध रेखाएं खींचने के। साथ ही वह कुछ कॉलोनी के इन युवा चित्रकारों के लिए मॉडल बनकर कमा लेता था, जो व्यावसायिक मॉडल का खर्च नहीं वहन कर सकते थे। उसका अधिकांश समय जिन पीते हुए और मास्टरपीस की बातें करते हुए बीतता था। बाकी सबके लिए वह एक चिड़चिड़ा ठेकना बूढ़ा था, जो किसी की भी कोमलता पर बहुत चिढ़ता था। लेकिन वह खुद को ऊपर स्टूडियो में रहने वाले दोनों युवा चित्रकारों का खास वफादार मानता था। बेरमैन के धीमे रोशनी वाले कमरे में एक किनारे कोरा कैनवास पड़ा था, जो पिछले 25 साल से मास्टरपीस की पहली रेखा का इंतजार कर रहा था। सू ने उसे जॉन्सी की कल्पना के बारे में बताया कि कैसे वह डर रही थी और वह पत्तों की तरह हल्की और कमजोर होकर उड़ जाएगी जब दुनिया पर से उसकी हल्की पकड़ कमजोर हो जाएगी। बूढ़े बेरमन की आंखें बरस पड़ी थी। उसने इन बेवकूफी भरी बेमतलब बातों पर चिल्लाना शुरू कर दिया। पक्की बेवकूफी, वह चिल्लाया। क्या दुनिया में ऐसे लोग हैं जो मर जाएंगे क्योंकि उस बुढ़िया बेल के पत्ते झड़ रहे हैं? मैंने इतनी बेवकूफी भरी बातें पहले कभी नहीं सुनी। ना, मैं तुम्हारे लिए मॉडल नहीं बनूंगा। तुमने इसके दिमाग में ऐसी मूर्खतापूर्ण बात भरने कैसे दी? आह, बेचारी छोटी जॉन्सी, वह बहुत बीमार और कमजोर है, सू बोली। साथ ही उसका दिमाग भी बीमार है, पता नहीं किन किन कल्पनाओं से भरा हुआ। कोई बात नहीं बेरमन, अगर तुम मेरे लिए मॉडल नहीं बनोगे, तुम्हें जरूरत भी नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि तुम एक सन की बूढ़े हो। तुम तो बिल्कुल औरतों की तरह हो, बेरमन चिल्लाया। किसने कहा कि मैं मॉडल नहीं बनूंगा? मैं तुम्हारे साथ आता हूँ। गॉड, ये कोई दुनिया नहीं जहाँ जॉन्सी जैसी अच्छी लड़की बीमार पड़ी रहे। किसी दिन मैं एक मास्टरपीस बनाऊंगा और तब मैं भी चला जाऊंगा। जब वे ऊपर आए तो जॉन्सी सो रही थी। सू ने पर्दा नीचे तक खींच दिया और बेरमन को दूसरे कमरे में ले गई। वहां उन्होंने डरते डरते खिड़की से बाहर देखा। तब उन्होंने एक क्षण बिना कुछ बोले एक दूसरे को देखा। वर्षा लगातार हो रही थी, बर्फ के साथ। बेरमन अपनी पुरानी चीथड़ी शर्ट में उल्टी रखी केतली, जो पत्थर की जगह पर रखी गई थी, पर बूढ़े साधु की तरह बैठ गया। सू अगली सुबह जब सोकर उठी तो जॉन्सी को पूरी खुली उदास आंखों से हरे गिरे पर्दे को देखता पाया। इसे उठाओ, मैं देखना चाहती हूँ, धीमी आवाज में उसने आदेश दिया। सू ने थके थके हाथों से पर्दे को उठाया, लेकिन यह क्या? पूरी रात तेज बारिश और हवा के तेज झकोरों के बाद भी ईंटों वाली दीवार पर एक अकेला पत्ता बच गया था। टहनी के पास अब भी गहरा हरा, लेकिन इसके कटावदार नोकों के पास अंतिम समय वाला पीलापन था। ये जमीन से 20 फीट ऊंचे साख पर अकेला बहादुरी से खड़ा था। ये अंतिम है, जॉन्सी बोली। मैंने सोचा था ये रात भर में जरूर गिर जाएगा। मैंने हवा की आवाज सुनी थी। यह गिर जाएगा और मैं भी उसी समय मर जाऊंगी। डियर, सू ने अपना उतरा हुआ चेहरा उसके तकिए तक झुकाते हुए पूछा। अपने बारे में नहीं तो मेरे बारे में सोचो, मैं क्या करूंगी? लेकिन जॉन्सी ने जवाब नहीं दिया। इस दुनिया में सबसे ज्यादा अकेली वह आत्मा होती है जो अपने रहस्यमयी दूर की यात्रा पर जाने की तैयारी कर रही हो। डरते और दोस्ती से जकड़ने वाले बंधन जैसे जैसे ढीले पड़ते जा रहे थे, वैसे वैसे उसकी कल्पना उसके मन में ज्यादा तेजी से घर करती जा रही थी। दिन खत्म हुआ और शाम की रोशनी में वह उस अकेली पत्नी को देख सकती थी।
दीवार से चिपकी टहनी से लगी हुई। और तब रात आने तक फिर उत्तरी हवाएं चलने लगी, जबकि बारिश अभी भी खिड़कियों से टकरा रही थी और भीगी डच परछत्तियों पर बरस बरस कर नीचे गिर रही थी। जब काफी रोशनी हो गई तो जॉन्सी ने फिर पर्दा खोलने को कहा। बेल पर पत्ती अभी भी थी। जॉन्सी काफी देर तक उसे देखती रही। फिर उसने सू को बुलाया, जो स्टोव पर उसका दलिया चला रही थी। मैं बहुत बुरी लड़की हो गई थी सूदी, जॉन्सी बोली। ऐसा कुछ था जिसने इस पत्ती को गिरने नहीं दिया, मुझको दिखाने के लिए कि मैं कितनी नालायक थी। मरना चाहना पाप है। तुम मेरे लिए थोड़ा दलिया ला सकती हो और थोड़ा सा दूध भी। नहीं, पहले मेरे लिए हाथ वाला शीशा लाओ और मेरे दोनों तरफ तकिया लगा दो। मैं उठकर बैठूंगी और तुम्हें खाना बनाते हुए देखूंगी। 1 घंटे बाद वह बोली, सूडी, मुझे लगता है मैं किसी दिन नेपल्स की खाड़ी पेंट करूंगी। दोपहर में डॉक्टर आया और सू उसके साथ गलियारे में गई। अब तो बराबर की उम्मीद लग रही है। डॉक्टर सू के पतले हाथों से अपने हाथ मिलाते हुए बोला, अच्छी देखभाल से आप जीत जाएंगी। मुझे नीचे एक केस देखने जाना है। बेरमन है उसका नाम, कोई चित्रकार है मेरे ख्याल से। निमोनिया है उसे भी। बूढ़ा कमजोर तो वह है ही, अटैक भी काफी तगड़ा है। उसके लिए कोई आशा तो नहीं है, लेकिन आज हॉस्पिटल जा रहा है, ज्यादा आराम के लिए। अगले दिन डॉक्टर ने सू को बताया, जॉन सी खतरे से बाहर है, तुम जीत गई। अब सिर्फ पौष्टिक भोजन और देखभाल, बस। उस दोपहर सू जॉन्सी के बिस्तर के पास गई। जॉन्सी बड़े इत्मीनान से गहरा नीला लेकिन बहुत बेकार ऊन में स्कार्फ बुन रही थी। सू ने उसे तकिए समेत एक बांह से धर लिया। मुझे तुम्हें कुछ बताना है सफेद चुहिया, वह बोली। बेरमन आज अस्पताल में निमोनिया से मर गया। मैं सिर्फ 2 दिनों से बीमार था। दरबान ने उसे परसों सुबह अपने कमरे में दर्द से कराते हुए पाया। उसके जूते और कपड़े भीगे थे, बर्फ जैसे ठंडे। वे समझ नहीं पाए कि वह ऐसी भयंकर रात में था कहाँ। उन्हें एक जलती हुई लालटेन और सीढ़ी भी मिली। कुछ ब्रश फैले हुए थे और एक पैलेट जिस पर हरा और पीला रंग मिला हुआ था। और खिड़की से बाहर देखो डियर, उस आखिरी पत्ते को क्या तुमने कभी सोचा कि वह हवा में हिलता डुलता क्यों नहीं? डार्लिंग, यही बेरमन का मास्टरपीस है। उसने इसे उसी रात पेंट किया था जब आखिरी पत्ती गिर गई थी।